नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुद्धिमान बहू। गंगा के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें एक व्यापारी परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में व्यापारी की पत्नी, उसका पुत्र और पुत्रवधू रहते थे। पुत्र का नाम कार्तिकेय और पुत्रवधू का नाम गुणवती था। कार्तिकेय व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि पुत्रवधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और प्रसन्न रहता था। एक दिन गुणवती आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर ने उसे वापस लौटते हुए देख लिया। उसे गुणवती के चरित्र पर शंका हुई। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का यह आचरण आपत्तिजनक है। इससे मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी से इस विषय पर चर्चा की और बहू को पीहर छोड़ देने का निर्णय किया। अगले दिन ससुर गुणवती को रथ में बैठाकर रथ हाँकते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतारकर नदी पार कर लो। किंतु गुणवती ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर ली। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे एक खेत मिला, जिसमें मूंग की फसल लहलहा रही थी। ससुर ने किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, सुंदर फसल है, इस बार तो खूब लाभ कमाएगा किसान। गुणवती ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि यह जंगली जानवरों से बच जाए तब ना। ससुर को उसकी बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वे एक नगर में पहुंचे, जहां के लोग बहुत सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह देखकर ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। गुणवती बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजाड़ा ना जाए तो। ससुर को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर आगे जाने पर एक राजपुत्र दिखाई पड़ा, जिसे देखकर ससुर फिर बोल पड़ा, अरे वाह, यह युवक तो देखने में ही शूरवीर लगता है। लेकिन गुणवती फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पीटा ना जाए तो। इस बार तो ससुर क्रोधित हो गया, किंतु किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। एक घने बरगद के पेड़ के नीचे व्यापारी रथ को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि गुणवती पेड़ से दूर जमीन पर बैठ गई। यह देखकर व्यापारी ने सोचा कि यह कैसी औरत है जो उल्टे काम ही करती है। थोड़ी देर आराम करके वे फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर गुणवती का ननिहाल आ गया। रास्ते में ही गुणवती के मामा मिल गए और वो जिद करके उन्हें अपने घर ले गए। वहां भोजन करके गुणवती का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। ससुर को रथ में लेटा देखकर गुणवती भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर बैठा एक कौवा काँव काँव करने लगा। लगातार काँव काँव की आवाज़ सुनकर गुणवती बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं? एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं? कल रात एक गीदड़ की आवाज़ सुनकर मैं नदी किनारे गई और किनारे लगे एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर घर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इस बबूल की जड़ में खजाना गड़ा है, तो क्या इससे निकालकर मैं एक नई विपत्ति मोल ले लूं? मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? गुणवती का ससुर उसकी बात सुनकर
आश्चर्यचकित हो गया। उसने बबूल की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सचमुच खजाना मिल गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और बहू की बड़ाई करने लगा और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? गुणवती ने उत्तर दिया, वृक्ष की जड़ में सर्प का भय रहता है, ऊपर से चिड़िया भी बीट करती हैं, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। ससुर उसके उत्तर से प्रसन्न हुआ। फिर उसने शूरवीर राजपुत्र के विषय में पूछा, जिसके उत्तर में गुणवती ने बताया कि वास्तविक शूरवीर वही होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने कहा कि जिस नगर के लोग आगंतुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते वह वास्तव में आदर्श और खुशहाल नहीं होता है। अंत में ससुर ने जूते पहनकर नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके जवाब में गुणवती ने कहा, नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है। इसके अलावा नदी तल में कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहने ही पार करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।